फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि बेसल 1, 2, 3 नॉर्म्स क्या होते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं और बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है? बेसल 1, 2, 3 नॉर्म्स जो कहा जाता है कि बैंक्स को बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अब तो ये कह दिया है आरबीआई ने कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को भी बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करने हैं। लेवरेजिंग का ध्यान रखिए, तो लेवरेजिंग क्या होती है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या होता है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, ये सब शब्द जो है आप किताबों में देखते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो, लेकिन क्या आप इन इन शब्दों का, इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हो? इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है बैंकिंग की लाइफ में, क्या आप वो समझते हो? तो आज की क्लास में हमको वो ही समझना है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन ये कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल आराम से और अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बेसल 3 हाउ मच कैपिटल कंजर्वेशन बफर आर बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन? कितना कैपिटल कंजर्वेशन बफर किसी बैंक को बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। 3.5%, 2.5%, 7.5%, 1.5% या 5.5%, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन ये कब बता पाओगे? जब वीडियो के एंड तक मेरे साथ चलते रहोगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बताना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 बैच जो है परचम ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर सभी जीके के सब्जेक्ट्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आप पीडीएफ्स का डाउनलोड ले सकते हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शंस आपको मिलेंगे, डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद 10 एक्स्ट्रा मॉक पेपर्स आपको इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सब जो बेसल नॉर्म्स हैं ये क्या होते हैं। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसल नॉर्म्स क्या है। देखो बेसल नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण करना, है ना, कुछ 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 रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कुछ रेगुलेशंस लगाना। तो जो आपकी बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन की, अब ये सवाल आएगा, मैम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है? अब इसकी और गहराई में चलते हैं। देखो, बीआईएस, बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये क्या है? ये सबसे पहले समझो बेसल क्या है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बेसल क्या है? बेसल स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है। एक सिटी यानी एक शहर है बेसल स्विट्जरलैंड का, और वहां पे बैठ के कुछ मीटिंग्स होती है तो कह देते हैं कि बेसल नॉर्म्स है। और वहीं पर एक कमेटी बनाई गई थी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है इंटरनेशनली जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक का कोऑर्डिनेशन और उनको स्ट्रेंथन करना इस कमेटी का काम होता है। ये कमेटी किसके अंडर काम करती है? बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस के अंडर काम करती है। अब आप पूछोगे मैम ये बीआईएस क्या है? तो समझो ये बीआईएस क्या है। बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये 1930 में स्टैब्लिश होता है, हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अंदर 60 सेंट्रल बैंक्स यानी 60 सेंट्रल बैंक्स, जिसमें इंडिया का आरबीआई भी था, सारे 60 के 60 सेंट्रल बैंक्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया था कि हम इंटरनेशनली जितने भी बैंक्स हैं उनको डूबने नहीं देंगे और उनका खासा ध्यान रखेंगे, जिसके लिए एक ग्रुप बनता है। इसी ग्रुप के अंदर एक अलग कमेटी बनाई जाती है जिसको बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहते हैं। इस कमेटी ने अपने कुछ फॉर्मूलेज, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून यानी कुछ रेगुलेशंस बनाई है जिसको बेसल नॉर्म्स कहते हैं। और इसने कहा क्या है कि मुझे इंटरनेशनली जितने भी बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। अब कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं। जो ये कमेटी है, सबसे पहले जो ये कमेटी थी ये G10 नेशंस यानी ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, G10 नेशंस ने 1974 में बनाई थी। उसके बाद ये कमेटी आती किसके अंडर है? बीआईएस के अंडर आती है, और बीआईएस 1930 में बना था 60 नेशंस के ग्रुप के साथ, ठीक है। अब 2009 में क्या होता है? जो ये कमेटी है जो बीआईएस के अंडर आती है, इसने अपनी मेंबरशिप को एक्सपेंड कर लिया। 2014 में फिर से कुछ और मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए, और आज के दिन आपकी बैंकिंग की जो एक कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सेटलमेंट जो एक कमेटी है, इसके अंदर 45 मेंबर्स हैं। और इन सब का काम क्या है? बैंकिंग सुपरविजन की क्वालिटी को इंप्रूव करना और उसके सुपरविजन के, उसके इश्यूज को सुपरवाइज करना। अब होता क्या है, जो ये कमेटी है
ये टाइम टाइम पे अभी तक 3 बार, अभी तक ये जो कमेटी है ये लगातार 3 बार जो है पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट कर चुकी है, पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर चुकी है। सबसे पहले कब मीटिंग हुई थी? 1988 में। तो क्या कहा कि बेजल ने सबसे पहली बार रेगुलेशन दिया है तो नाम दे दिया बेजल 1। फिर सेकंड टाइम से कब मिले? दूसरी बार मिले 2004 में तो नाम क्या दे दिया? बेजल 2। और तीसरी बार ये कब मिलते हैं? 2010 में तो नाम क्या दे दिया? बेजल 3। तीनों ही बार देश के बैंकों की हालत को देखते हुए अलग-अलग रेगुलेशंस को जारी किया जाता है। सबसे पहले जब 1988 में ये रेगुलेशन जारी होती है तो इन्होंने केवल एक ही चीज पे ध्यान दिया, क्रेडिट रिस्क पे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं क्रेडिट रिस्क क्या होता है। जब कोई बैंक किसी को लोन में पैसा दे रहा है, जब कोई बैंक किसी को क्रेडिट दे रहा है या लोन दे रहा है, बात एक ही है, लोन दे रहा है या क्रेडिट दे रहा है, तो उस समय बैंक को एक रिस्क रहता है, क्या ये पैसा वापस आएगा, क्या इसके इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट आएंगे। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब आप लोन दे देते हो तो वो पैसे के ऊपर जो रिस्क मंडरा रहा है उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। कुछ पैसा ऐसी जगह फंसा होता है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जहां से आने के चांसेस बहुत कम है, और कुछ पैसा ऐसी जगह दिया जाता है जहां पे आप श्योर हो, सिक्योर हो कि नहीं भी देगा तो इसका इतना कोलेटरल, इतना गिरवी तो मैंने रख ही लिया। तो आपको कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रही हूं, रिस्की क्रेडिट कौन सा होगा? जहां पे आप कुछ गिरवी नहीं ले रहे हो, जहां पे कोलेटरल ना के बराबर है या है ही नहीं, उसको कहेंगे रिस्की क्रेडिट है। और जहां पे आपने कोलेटरल यानी गिरवी ले लिया है उसको हम क्या कहेंगे? वो लेस रिस्की क्रेडिट है। ठीक है, तो ये क्रेडिट रिस्क को ही देखता था कि आपका जो रिस्क है क्रेडिट का वो पूरा कर दे, हम उस रिस्क को खत्म कर दे। बस इस चीज के लिए बेजल 1 के अंदर कुछ रेगुलेशंस जारी की और ये कहा कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% रखनी पड़ेगी अपने रिस्क वेटेड एसेट का। इस बात का मतलब समझना, इस बात का मतलब क्या है समझना, इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 3 लोगों को ए, बी और सी 3 लोगों को लोन दे दिया। किसने? बैंक ने 3 लोगों को लोन दे दिया। ए को दिया 100 रुपए, बी को दिया 50 रुपीज और सी को दिया 30 रुपीज। और इन तीनों से ही बैंक ने कोलेट्रल नहीं रखवाया, तीनों से ही बैंक ने कोलेट्रल नहीं रखवाया, या मैं कह दूं ये पैसा ऐसा है जो रिस्की है। भाई किसी किसान को दे दिया, किसी स्टूडेंट को दे दिया, जहां से आने की उम्मीद बहुत कम है, ये पैसा रिस्की है। 100 रुपीज, 50 रुपीज, 30 रुपीज, या फिर मैं कहूं इसको भी 50 दे दिया। ठीक है, तो टोटल रिस्की लोन कितना हो गया? टोटल रिस्की लोन कितना हो गया? आप कहोगे मैडम 200 रुपीज टोटल रिस्की लोन हो गया। ठीक है, ए, बी और सी वाला पैसा रिस्की है, यानी रिस्क वेट एसेट कितना है बैंक का? 200 रुपीज है। ठीक, अब क्या कहा गया कि आपको जो ये रिस्क वेट एसेट है इसके अनुसार अपना जो कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंग अपना जो कैपिटल है वो 8% मेंटेन रखना है। ऐसा कहां कहा गया? बेजल 1 के अंदर कहा गया कि हर वक्त बैंक को अपने कैपिटल को रिस्क वेट एसेट के अकॉर्डिंग 8% मेंटेन करना है। तो यहां पे अगर किसी बैंक का रिस्क वेट एसेट 200 रुपीज है तो उसको कैपिटल कितना रखना पड़ेगा? ये परसेंटेज हटा के मैं 100 लिख दूं, ये 2 से कट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कैपिटल हमको 16 रुपीज हर वक्त रखना पड़ेगा। तो केवल इतनी सी बात बेसल 1 में कही गई। क्या कहा कि जितना आपका रिस्क वेट एसेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 8% अपना क्रेडिट रखना पड़ेगा। और इंडिया ने इन गाइडलाइंस को 1999 यानी 1999 में फॉलो करना शुरू किया था। 1988 में अनाउंस कर दिया था, लेकिन 11 इयर्स के बाद 1999 में इंडिया ने इसको फॉलो किया। इसके बाद बेजल 2 नॉर्म्स आते हैं। 2004 में फिर से मीटिंग होती है उसी कमेटी की, और इस कमेटी के अंदर इसने क्या कहा, इस कमेटी में क्या कहा कि हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये नया शब्द आ गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब क्या होता है? यही जो मैंने आपको बताया, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा बेसल 1 में, क्या कहा था कि हमको 8% रखना है रिस्क वेट एसेट के अकॉर्डिंग। बेसल 2 में इन्होंने क्या कहा कि हमको अभी भी 8% ही रखना है, लेकिन जो रिस्क है वो आप सिर्फ क्रेडिट का मत लो,
रिस्क और भी होते हैं बैंक को, जैसे क्रेडिट का रिस्क के लोन जो दिया है वो वापस आएगा क्या, मार्केट का रिस्क, कहीं मार्केट ही डूब गई तो, पूरा बैंक ही खराब हो गया तो, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, कहीं मैनेजर के क्राइसिस हो रहे हैं, कहीं बैंक के इंटरनल क्राइसिस की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है तो, मतलब जो आप रिस्क ले रहे हो सिर्फ लोन के बेस पे कि हमने किसको कितना लोन दिया है, सिर्फ उस हिसाब से रिस्क कैलकुलेट मत करो। आपको क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, सभी रिस्क को मिला के फिर अपना रिस्क वेट एसेट रखना है और फिर आपको अपना कैपिटल मेंटेन करना है। ये बात बेसल 2 में कही गई कि आपको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, कितना कैपिटल रखा है मार्केट के अकॉर्डिंग, ऑपरेशनल रिस्क के अकॉर्डिंग, क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग, और आपको मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने कितना कैपिटल रखा हुआ है और कितना हमारा रिस्क वेट एसेट है, ताकि कस्टमर्स को बैंक की हालत के बारे में पता लगता रहे। तो ये 3 पैरामीटर्स बेसल 2 में 2004 में अनाउंस किया गया। आज तक भी भारत के अंदर बेसल 2 जो है वो 100% फॉलो नहीं किए जाते। लागू कर दिए हमने, ऑफिशियली हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर। अगर हम रियलिटी में देखें तो बैंक्स जो है इसको हकीकत में पूरा नहीं कर रहा है। उसके बाद बेसल 3, 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, पूरे विश्व के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे अच्छे अच्छे बैंक्स डूबने की कगार पे होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसल 3 के नॉर्म्स को देखा, यानी 2010 में फिर से तीसरी बार स्विट्जरलैंड में इस कमेटी की मीटिंग होती है। और यहाँ पे क्या कहा गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के अकॉर्डिंग, इन क्राइसिस 2008 के अकॉर्डिंग हम इन सब सिचुएशंस को देखते हुए फिर से कुछ रेगुलेशंस जारी करना चाहते हैं। अब हमें सिर्फ रिस्क वेट एसेट रेशो नहीं रखना, बैंक्स को कुछ और भी ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका कैपिटल कितना है, आपका लेवरेज कितना है, आपकी फंडिंग कितनी है, आपकी लिक्विडिटी कितनी है, इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कैपिटल की अगर बात करें तो क्या कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 8% नहीं, हमको 12.9% मेंटेन करनी है। 8% नहीं, 12.9% मेंटेन करनी है, ठीक है। एक तो ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया, जो ये 12.9% आप मेंटेन करोगे ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी भारत में यही चल रहा है। क्या कहा गया कि जो ये 12.9 आप मेंटेन करोगे, इसके अंदर कहां कहां से पैसा आएगा। जैसे मैंने क्या कहा था कि 160 रुपए आपको कलेक्ट करने हैं। अगर आपका रिस्क वेट एसेट रेशो अगर 200 रुपीज है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपका रिस्क वेट एसेट जो है वो 200 रुपीज है, अब हमको कैपिटल मेंटेन करनी है, किसके अकॉर्डिंग, 12.9% के अकॉर्डिंग। परसेंटेज हटाओ, 100 लगाओ, तो ये 2 पे कट गया, और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 25.8 रुपीज जो है वो आपको अपने कैपिटल में रखना है। और ये कैपिटल कैसे आएगा, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल, दो तरीके से इसको बांट दिया। टीयर 1 क्या होता है, जब आप इक्विटी के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से आप पैसे को ला रहे हो, यानी आपने किसी से उधार नहीं लिया, आपने सामने वाले को अपना प्रोजेक्ट दिखाया, उसको पसंद आया और उसने आपके शेयर्स ले लिए। कल को फायदा होगा तो उनको डिविडेंड दे देना, फायदा नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं देना। और टीयर 2 क्या होता है, जब आप उधार से, बॉन्ड्स के माध्यम से, उधार के माध्यम से पैसे को इकट्ठा कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा क्यों नहीं माना जाता एज कंपेयर टू टीयर 1, क्योंकि जब आप बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा लाते हो ना, तो आपको वो पैसा 100% वापस देना ही पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। लेकिन टीयर 1 का पैसा क्या होता है, इक्विटी का पैसा होता है, शेयर का पैसा होता है। प्रॉफिट हुआ तो दे देना, नहीं हुआ तो नहीं देना। लेकिन टीयर 2 का पैसा उधार से लाए हो, ये पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस करना ही पड़ता है। तो क्या कहा गया कि आपको 12.9% मेंटेन करना है, और टीयर 1 में कितना होना चाहिए, 10.5% आपके टीयर 1 का और 2% आपके टीयर 2 का होना चाहिए, और कुछ 2.5%, 2.5% आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना पड़ेगा। ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है ये समझो। जब आपके अच्छे दिन है, जब बैंक के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो कुछ कैपिटल आप अलग करके रख लो, कुछ कैपिटल आप एक्स्ट्रा करके, जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसका कैपिटल, कुछ कैपिटल आप अलग रख लो, जिसको आप रिस्की दिनों के अंदर यूज करोगे, जिसको आप स्ट्रेस्ड डेज के अंदर यूज करोगे, ठीक है।
तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप जो स्ट्रेस्ड डेज है वहां पे उस कैपिटल को यूज कर सको। तो आपको आपके रिस्क वेट का 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना है। लेवरेज रखना है कम से कम 3%। ये लेवरेज क्या होता है? मतलब आपको टोटल एसेट का मान लीजिए आपके पास टोटल एसेट 100 रुपीज है, उसका कम से कम 3% यानी 3 रुपीज आपको टीयर 1 कैपिटल में रखना ही रखना पड़ेगा, यानी शेयर के माध्यम से आपको ये पैसा लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कहा। फंडिंग और लिक्विडिटी के बारे में क्या कहा कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशो रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 30 दिनों तक 30 दिन स्ट्रेस्ड डेज है, मतलब आपके पास यहाँ पे कोई भी क्रेडिट लेके नहीं आया, बैंक के अंदर कोई भी क्रेडिट लेके नहीं आया, ठीक है, पैसा लेके नहीं आया, लेकिन दुनिया तो आ रही है ना लोन लेने के लिए, दुनिया पैसे विड्रॉ करने के लिए तो आ रही है या लोन लेने के लिए तो आ रही है। आप लोन के लिए तो चलो मना कर दोगे एक बार, विड्रॉल के लिए कैसे मना करोगे कि भैया तुम्हारा पैसा हम तुम्हें नहीं देंगे। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है, मान लीजिए 30 दिन तक आपके बैंक में कोई पैसा नहीं आया, क्या इन 30 दिनों में बिना बाहर के पैसा आए आप इस विड्रॉल को मेंटेन कर सकते हो, या आपको यह कहना पड़ेगा कि पैसा नहीं है कल आना? तो यह परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा गया है कि एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है, जब आप 30 दिन स्ट्रेस्ड 30 आपके स्ट्रेस्ड डेज को 30 गंदे दिनों को आप जो है वो मेंटेन कर सके, ठीक है, कैश आउटफ्लो को मेंटेन कर सके। उसके बाद अगली चीज क्या कहा जाता है, ताकि बैंक रन की सिचुएशन ना हो। बैंक रन क्या होता है, जब सब लोग एक साथ बैंक में पहुंच जाते हैं, हमारा भी पैसा दो, हमारा भी पैसा दो। तो 30 दिन तक क्या तुम ऐसी परिस्थिति को संभालने लायक हो? इतना लिक्विडिटी आपने अपने बैंक में रख लिया है क्या? ठीक है, इसको कहा जाता है कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशो भी रखना पड़ेगा, और नेट स्टेबल फंड्स रेट भी आपको रखना पड़ेगा। क्या मतलब? नेट स्टेबल फंड्स रेट क्या होता है कि आपके पास फंडिंग के लिए एक स्टेबल फंडिंग की प्रोफाइल होनी चाहिए, कि आपको अगर एक साल अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप फंडिंग लाओगे कहां से? आपके पास ये आइडिया होना चाहिए प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कही गई, किसके अंदर? बेसल 3 के अंदर कही गई कि बेसल 3 में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या था कि बेसल 3 में कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना रखना है, यानी अच्छे दिनों में आपको कितना कैपिटल मेंटेन कर लेना है बुरे दिन में काम करने के, आपके टोटल एसेट का 2.5%। कितना? 2.5%, ठीक है, 2.5%। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टीयर 1 टीयर 2 मैंने आपको बता दिया है, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन बताना है उसको अभी देखते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूं, एसएससी इकोनॉमिक्स और एसएससी पॉलिटी की बिल्कुल बेसिक क्लासेस 0 से हाई लेवल तक की परचो क्लासेस पे आ चुकी है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करते हुए बेसल 2 के अकॉर्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करते हुए हम कौन कौन से तरीके के रिस्क को देखते हैं? क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, या क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क? आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करती हूं तुम बिल्कुल सही आंसर करोगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।